Assalamualaikum students. Now we are going to learn about animal fibers. So whenever we hear about the word fiber, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ सबसे पहले आती है? क्लॉथ्स। कि हम फाइबर्स जो हैं वो मेजरली क्लॉथिंग में यूज़ कर रहे हैं। अब क्लॉथ्स डिफरेंट चीज़ों के होते हैं। जैसे हम समर्स के अंदर लाइट वेट क्लॉथ्स पहनते हैं जिसे लॉन कहते हैं। विंटर्स में हैवी क्लॉथ्स होते हैं जैसे जिन्हें वूल के बने क्लॉथ्स होते हैं, तो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। सो एवरी सिंगल क्लॉथ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब उन फाइबर्स को हम हासिल कहाँ से कर रहे हैं? क्या वो नेचुरली यानी कि नेचर हमें बना कर दे रहा है या हम उसे खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में? एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, लेट्स गो थ्रू इट। योर एक्टिविटी इज़ कि आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स या फाइबर्स थे। अब आपने जो है वो पीछे 5-6 क्लास में तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया हुआ है कि हमने उनको कैसे क्लासीफाई करना है क्लासेस के अंदर, या वो प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे कि आपके पास ये 4 वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं। आपने इन वर्ड्स का जो मीनिंग बनता है उसको नीचे मैच करना है। इट्स सिंपल कि आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग उसके साथ मैच करना है, जस्ट टू चेक योर प्रीवियस नॉलेज। अब डिस्कस करेंगे फाइबर्स को हम। सो एनिमल फाइबर्स और फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि फ़ाइबर एक मेजर क्लास है। अब वो फाइबर्स जो हैं वो ये प्लांट से भी हम ले सकते हैं, वही फाइबर्स हम एनिमल से भी कुछ लिए जा सकते हैं। फाइबर्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। यानी कि रॉ मटेरियल क्या चीज़ है? कोई भी वो मटेरियल जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक यूज़, जैसे हम खाना बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल है कि अगर हम मीट बना रहे हैं तो हमारे रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमारा मेजर मटेरियल जो है वो मीट होगा, फिर उसके बाद हम और स्पाइसेस उसमें ऐड करेंगे। वो रॉ मटेरियल्स है एक डिश प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी तरह ये रॉ मटेरियल फाइबर जो है ये फैब्रिक्स यानी कि क्लॉथिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब ये फाइबर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स कि नेचर उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है, और सिंथेटिक मीन्स कि वो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नेचुरल में हमारे पास जो मेजर हैं वो सिल्क और वूल है, जबकि सिंथेटिक यानी कि जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें नायलॉन और रेयॉन है। नायलॉन जो है वो अक्सर आपने सुना होगा कि दिस शू इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन और दिस क्लॉथ इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन। और सिल्क और वूल तो बहुत कॉमन मटेरियल हैं जो हम यूजुअली वेयर करते हैं। अब वूल जो है वो एक एनिमल फाइबर है जो फ्लीस से मिलकर बनता है। फ्लीस का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लीस क्या चीज़ है? एनिमल्स की स्किन है। शीप जैसे एक एनिमल शीप है, उसके ऊपर जो फर होती है उसको फ्लीस कहते हैं, और वो स्किन के साथ हम जब ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो फ्लीस कहलाती है। जबकि हमारे पास जो दूसरा एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। अब सिल्क और उसके कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। अब सिल्क क्या है? सिल्क हम हासिल किससे कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म से, यानी कि जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। अब वो सिल्क का हमारे पास जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि सिल्क जो है वो शाइनी होती है, लस्ट्रस होती है कि वो शाइनी होती है उसकी सरफेस, और उसमें से जो है वो हमें एक शाइन नज़र आती है। इसी तरह सिल्क जो होती है ये हमें विंटर्स में इट कीप्स अस वार्म। अब सिल्क जो है उसके कुछ फीचर्स भी हैं, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं कि सिल्क जो है उसमें सबसे अच्छा उसका फ़ीचर ये है कि वो डाई अच्छा होता है, डाइज वेल। इसको कलर हम कोई भी दे सकते हैं जैसे हमारे डिज़ायर या जैसे कलर हमें डिज़ायरेबल होते हैं। अब ये एक और चीज़ है कि इसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और इट कैन
बी शेप्ड वेल, यानी कि हम इसको अच्छी एक फ़ाइन शेप में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो रेजिस्टेंस टू रिंकलिंग भी है। मतलब ये कि इसके अंदर जैसे हम रिंकल्स एक क्लॉथ के अंदर, जब हम कॉमनली जब हम घर में कोई भी कपड़ा धोते हैं तो उसे आप देखते हो कि उसमें रिंकल्स पड़ते हैं, जबकि जो सिल्क है अगर हम इसको वॉश करें तो इसमें रिंकल्स जो हैं वो एक आम क्लॉथ की निस्बत कम पड़ते हैं। और ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ये है कि ये रेजिस्टेंस होती है जो ब्रेकिंग के ख़िलाफ़ यानी कि काम कर रही है। रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, यानी कि सिल्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ क्लॉथ है और हम इसको इजीली ब्रेक या टॉर नहीं कर सकते। अब जो सिल्क है ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कि एक लाइफ साइकिल एक सिल्क मॉथ का होता कैसे है कि हमारे पास एक अडल्ट सिल्क मॉथ है। ये सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ, बहुत सारे एग्स एक वक्त में देती है। अब ये एग्स जो हैं प्रोड्यूस हो गए, अब इन एग से बनते हैं कैटरपिलर। अब हमारे पास बटरफ्लाई की भी एग्जांपल है कि बटरफ्लाई भी कैटरपिलर से बनती है, बट दैट कैटरपिलर इज़ ग्रीन इन कलर, बट जो मॉथ का कैटरपिलर होता है वो वाइट इन कलर होता है। अब ये एग ने हैच किया, कैटरपिलर आ गया। अब ये कैटरपिलर जो है एक कोकोन होता है, कोकोन से मिलकर ये कैटरपिलर निकलता है और ये प्यूपा कहलाता है इनसाइड द कोकोन। अब प्यूपा क्या चीज़ है? हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कि अब कैटरपिलर जो है इसको हम लार्वे भी कहते हैं। अब ये लार्वा जब सिल्क मॉथ से निकलता है तो इसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, यानी कि सिल्क प्रोड्यूस करने वाला इंसेक्ट। अब ये जो सिल्क वॉर्म है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये इसका फूड क्या है। इसका ये फूड है मलबेरी लीव्स। अब मलबेरी बड़ा कॉमन सा फ्रूट है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना कि मलबेरी को उर्दू में शहतूत कहते हैं। अब यानी कि शहतूत के दरख्त के जो पत्ते हैं वो लार्वा खाता है कैटरपिलर, और उसके बाद 4 to 6 वीक्स के बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है जिसमें सिल्क वॉर्म जो है वो मलबेरी लीव्स खाना छोड़ देता है, अपना कलर बदल लेता है और ये एक ट्विग के साथ, ट्विग क्या है? शाख दरख्त की, उसके साथ यहाँ ये कैटरपिलर अटैच हो जाता है। अब यहाँ ये प्यूपा कहते हैं। इस प्यूपा को जब अपने आप में ये इनक्लोज करता है, इसके बाहर एक धागे बारीक बारीक बनने शुरू होते हैं जिसको हम कोकोन कहते हैं। अब ये कोकोन बनता कैसे है? अब हमारे पास जो प्यूपा है ये अपने आप को राउंड एंड राउंड मूव करता है 8 की फॉर्म में, यानी कि ऐसे इसने अपने आप को मूव करते जाना है, मूव करते जाना है और ये ऐसे अपने आप को एक प्यूपा की शक्ल दे रहा है। अब इस प्यूपा को हम एक अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। बेसिकली यही जो है वो कोकोन है और ये कोकोन हमारे पास यू कैन रिलेट दिस टू अ थ्रेड, कि जैसे एक नलकी जिसे हम कहते हैं, नलकी के ऊपर ऐसे थ्रेड होता है, इसी तरह ये प्यूपा जो है वो नलकी है और इसके बाहर जो कोकोन है वो थ्रेड है। अब वो थ्रेड जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हम जब उसको सेपरेट करेंगे तो ये फाइबर बन जाएगा। अब इस फाइबर को जब हम फर्दर केमिकली इसको इन्हेंस करेंगे, इसकी क्वालिटीज़ बढ़ाएंगे तो ये फैब्रिक में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब ये तो एक हम सिल्क वॉर्म की बात कर रहे थे, लेकिन हमें जो क्लॉथ रिक्वायर है वो मिलियंस के टन्स चाहिए। अब मिलियंस टन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो इसी तरह कि हम इसे प्रोसेस कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये लार्वे लेते हैं और ये लार्वे से हमारे पास प्रोड्यूस होता है सिल्क। अब इसका साइकिल ऐसे है कि आपके पास ये सिल्क वॉर्म के बहुत सारे एग्स हैं। अब फीमेल आपके पास जो सिल्क वॉर्म है वो एग्स देती है, उन एग्स से आपके पास लार्वे निकलते हैं, जो लार्वे को हम
इन ट्रेज। अब बैम्बू की यानी कि जो बांस की ट्रेज बनी होती हैं उनमें ये लार्वे को रखा जाता है। वहाँ इसको मलबेरी लीव्स के साथ इसका फूड वहाँ दिया जाता है, यानी कि इसे शहतूत के दरख्त के पत्ते दिए जाते हैं जिनके ऊपर ये फीड करता है। और इसके बाद जब इसे 25 डेज़ गुजर जाते हैं, 20 to 25 डेज़, तो इसको ट्विग्स ट्रे के अंदर रख दी, यानी कि ये ट्रे के अंदर वो ट्विग्स यानी कि जो शाखें हैं वो रख दी जाती हैं। अब ये ट्विग्स के साथ अटैच हो जाता है। जब ये ट्विग्स के साथ अटैच होगा तो क्या बनाता है, प्यूपा। अब वो प्यूपा के बाहर क्या बनता है, कोकॉन। अब वो कोकॉन जो है उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। अब कोकॉन आपने देखा था कि एड की फॉर्म में ऐसे ये प्यूपा बना रहा है। अब ये तो इसके अंदर वॉर्म भी है, हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। अब हम बॉइलिंग कैसे करेंगे इसको, या फिर इसको डिप करेंगे पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, या हम इसके साथ स्टीम यूज़ कर सकते हैं, या इसको ओवन के अंदर ड्राई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा जो कोकॉन है वो सेपरेट हो जाता है। अब वो कोकॉन सेपरेट होगा तो उस कोकॉन से हम सिल्क फाइबर ले सकते हैं। और उस सिल्क फाइबर से हमारे पास फाइनली सिल्क आ जाता है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम जो कोकॉन्स ले रहे हैं हम उनको सेपरेट भी करते हैं। अब सेपरेट किस बेसिस पे कर रहे हैं हम उनको, या फिर कलर की बेसिस पे, या साइज़ की बेस पे, शेप की बेस पे, या फिर इसका टेक्सचर यानी कि वो दिखने में कैसा है। और ये ही जो 4-5 क्वालिटीज़ होती हैं ये क्वालिटी ऑफ सिल्क को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यानी कि हमारे पास अगर ये साइज़ अच्छा होगा तो रिक्वायर्ड टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास। और इसी के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है रीलिंग द फिलामेंट। अब रीलिंग क्या है, रीलिंग में ये होता है कि हम जो सिल्क फिलामेंट है इसको कोकॉन से अलहदा कर रहे हैं ताकि ये सिल्क के तौर पे हम यूज़ कर सकें। ये बड़े फाइन थ्रेड्स होते हैं जिसको हम रॉ सिल्क कहते हैं, यानी कि अभी ये सिल्क की फॉर्म में आया नहीं है, ये एक रफ फॉर्म ऑफ सिल्क है। अब 3 to 10 स्ट्रैंड यानी कि उसके समझ लें कि 3 से 10 जो धागे बारीक होते हैं उनको हम एक वक्त में रील कर रहे हैं और इसे रॉ सिल्क कहते हैं। अब ये रॉ सिल्क नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, बेलिंग, यानी कि इसको हम इस तरह बेल्स की फॉर्म में यानी कि उसको वाइंड करके, जैसे एक नलकी के ऊपर धागे को वाइंड किया जाता है इसी तरह रॉ सिल्क को भी वाइंड किया जाता है, जस्ट टू अवॉइड कि ये आपस में टेंगल या होके ख़राब मत हों। अब इन बेल को बुक्स कहा जाता है। अब इनकी जो वेटेज होती है वो 2 to 4.5 kgs होती है, और ये जब बुक्स को बेल्स की फॉर्म में रखा जाता है तो ये 60 kgs तक जाता है। अब यहाँ से हमारे पास रॉ सिल्क आ जाता है जो मिल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उससे सिल्क फैब्रिक प्रोड्यूस किया जा सके। अब हमारे पास इसी तरह टाइप्स ऑफ सिल्क भी हैं। जिस टाइप के हम वॉर्म से यानी कि जिस टाइप के इंसेक्ट से हम सिल्क हासिल कर रहे हैं उसकी बेसिस पे सिल्क के कुछ टाइप्स भी हैं, और इसमें सबसे कॉमन जो है वो मलबेरी सिल्क है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि शहतूत के पत्तों पे जो फीड कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास टसर सिल्क है, मगा सिल्क है और एरी सिल्क है। और भी वैराइटीज़ हैं जो हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब इसी तरह कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स भी होते हैं कि अगर हम सेरीकल्चर कर रहे हैं यानी कि सिल्क की एक जो इंडस्ट्री के अंदर सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसका कुछ हेल्थ में भी इफ़ेक्ट है। सबसे पहले तो उसका हेल्थ इफ़ेक्ट ये है कि ये हम बॉइलिंग कर रहे हैं, जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देर हाथ को डिप रखना पड़ता है। अब वो हाथ जब गर्म पानी में डिप रहेगा तो इस पर यानी कि ब्लिस्टर्स यानी कि कुछ छाले बन सकते हैं, कुछ ज़ख़म हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और इसके अलावा 14 to 16 आवर्स अ डे अ वर्कर नीड्स टू स्टैंड स्टिल, और उसे वहाँ खड़े होकर फोकस करना पड़ता है ताकि रीलिंग प्रोसेस अच्छा हो, जिससे उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि दैट कैन गो टू अ हेडेक और बैक एक एंड आई प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बॉइलिंग जब कोकोन की हम कर रहे हैं इससे काफ़ी सारे वेपर्स और फ्यूम्स, धुआं और स्टीम निकलता है जिससे हमें सांस कर लेने में काफ़ी इशू हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। एस्थमा, जिसे एज़मा कहते हैं यानी कि अस्थमा जिसे उर्दू में बोलते हैं, और ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि हमारी जो लंग्स हैं उसमें छोटे छोटे बॉल्स टाइप
स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में काफ़ी इशू होता है। द नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास जो मशीन्स यूज़ कर रही हैं, उन यूज़ हो रही हैं जितनी भी सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, उस नॉइज़ से हेयरिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया था पहले कि सिल्क तो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये सिल्क का बेसिकली आइडिया आया कहाँ से, कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क हुआ कैसे। डिस्कवरी ऑफ सिल्क ऐसे एक स्टोरी की तरह है कि एक चाइना में 6000 ईयर्स पहले ये डिस्कवर हुआ था। और वो कैसे, होंग टाई था उस इंसान का नाम जिसने ये डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। उसने क्या किया कि वो उसके मलबेरी ट्रीज़ उसके जो गार्डन में थे, यानी कि शहतूत के जो दरख्त थे, उसने उस पर ऑब्ज़र्व किया कि वो लीव्स उसके ईटन होते हैं, यानी कि लीव्स डैमेज्ड हैं, वो खाए हुए लीव्स हैं। अब वो लीव्स कौन खा रहा है या कैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो उसने वो ऑब्ज़र्व करना चाहा। जब उसने वो ऑब्ज़र्व किया तो उसने देखा कि कोई वाइट कलर के कैटरपिलर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको खा रहे हैं, वॉर्म्स खा रहे हैं उसको। उसने फिर एक दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि वो कोकोन उसकी चाय में अगर गिरा। अब जब कोकोन गर्म चाय में आके गिरा तो जो उसका फैब्रिक था, जो फाइबर था, वो अलग हो गया। तो उसने फिर ऑब्ज़र्व किया कि हम अगर इसको थ्रेड्स की फॉर्म में यूज़ करके बेल्स बनाए और इससे सिल्क प्रोड्यूस करें तो ऐसा एक प्रोसेस चलेगा, और वहाँ से हमारे पास ये आइडिया जनरेट हुआ और सिल्क की डिस्कवरी हुई। अब सिल्क जो है वो स्ट्रेचेबल है, और इसके अलावा एनिमल्स जो है उन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है वो एनिमल्स में आ जाते हैं कि मलबेरी और आपकी अब ये एक्टिविटी है कि आपने मलबेरी के अलावा जो बाकी 3 टाइप्स ऑफ वॉर्म्स हैं उनको देखना है, उनको इंटरनेट पे सर्च आउट करना है कि वॉर्म्स दिखते कैसे हैं, उनका लाइफ साइकिल और लाइफ स्टेज कैसी है, और वो किस टाइप का सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनमें सबसे जो हाई क्वालिटी सिल्क है वो कौन सा इंसेक्ट या कौन सा वॉर्म प्रोड्यूस करता है।